राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुंडका विधानसभा क्षेत्र में 264 करोड़ रुपए की लागत से 49 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुंडका में लंबे समय से पानी, सीवर और सड़क व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं थीं, जिन्हें दूर करने के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। इन परियोजनाओं के तहत नई सड़कों का निर्माण, सीवर लाइन बिछाने, जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य करना है। इन योजनाओं के पूरा होने से स्थानीय नागरिकों को जाम, जल भराव और बुनियादी ढांचे की समस्याओं से राहत मिलेगी। आज तो 264 करोड़ की योजनाएं हम अपने सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी के क्षेत्र में, हमारे विधायक भाई गजेंद्र दराल जी के क्षेत्र में आए हैं इन योजनाओं की शुरुआत करने के लिए। पर मैं बधाई देती हूं अपने ग्रामीण विकास मंत्री भाई कपिल मिश्रा जी को और ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरपर्सन भाई राजकुमार जी को, जिन्होंने इस एक साल में यानी 365 दिन में पूरी गांव देहात की जो हमारी बेल्ट है, इसमें लगभग 1600 करोड़ के काम लगा के दिए हैं। जब पुरानी सरकार थी, जब पुराने मुख्यमंत्री थे, उनका जी नहीं लगता था गांव देहात में, आने का मन नहीं करता था। वो अपने शीश महल में खुश थे। गांव देहात के लोगों की क्या समस्याएं हैं, आजादी के 78 साल बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में गांव देहात की सड़कें टूटी हुई थी। आज भी गांव देहात में नाली नाले खड़ंजे बुरी हालत में थे। स्कूलों की जरूरत, अस्पतालों की, कॉलेजों की जरूरत यूं की यूं खड़ी थी। कभी किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। मैं आपको बधाई देती हूं कि आपकी एक वोट की ताकत ने दिल्ली में ऐसी सरकार बनाई कि आज गांव देहात भी विकास की पटरी पे चल पड़ा है। और ये जो करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं, इससे गांव देहात की सूरत बदलने वाली है। आपके ये जो बॉर्डर एरिया है, इन पे काम करने की जरूरत है। नए स्कूल बनाने की जरूरत है। अस्पताल, डिस्पेंसरी का जो काम है वो होना चाहिए। सरकार का ध्यान इन सारी चीजों पे है और इसीलिए हमने विधायक जी को इतनी बड़ी मात्रा का 264 करोड़ का काम तो केवल गांव देहात के लिए दिया है। इसके अलावा और 500-600 करोड़ का काम ये आपकी जितनी पेरिफेरल रोड है, इन सब रोडों को बनाने के लिए, नालों को बनाने के लिए अलग से इस पूरी ग्रामीण बेल्ट में लगाया गया है। इस पूरे क्षेत्र में नरेला में हमने दिल्ली सरकार से जमीन ली है। दिल्ली सरकार की ओर से 1350 करोड़ की लागत की जमीन, जिसमें पूरी एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी और हमारे गांव के बच्चों को यहीं पे कॉलेज मिलेगा, यहीं पढ़ने का मौका मिलेगा। घेवरा में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सालों से जिसका इंतजार आप लोगों को था, अब हमारी सरकार ने आने के बाद उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे भी काम करना शुरू किया है, ताकि हमारे गांव देहात के जो युवा बच्चे हैं, जिनमें खेलों के प्रति उत्साह है, उनको पूरा का पूरा मौका यही मिलेगा। हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे।
अनेकों सुविधाएं हम इस क्षेत्र में लागू करने जा रहे हैं। एक नया बस अड्डा भी हम अपने इस नॉर्थ दिल्ली के ग्राम देहात में बनाएंगे। हमने दिल्ली में 4000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं और कोशिश की है कि हमारी दिल्ली का हर कोना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र जो है, बसों से जुड़ाव उसका हो और इन बसों को हम 14,000 की संख्या तक लेके जाएंगे। आप सबको इस बात की भी बधाई देती हूं कि आपने जो विश्वास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया, तो मोदी जी ने दिल्ली में सरकार बनाई और आज ये डबल इंजन की सरकार लगातार दिल्ली के लिए काम कर रही है। तभी तो 11,000 करोड़ की लागत की UER-2 सड़क आप लोगों को मिल पाई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास, सुशासन और पारदर्शिता के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता का भरोसा भाजपा के साथ है। प्रेस वार्ता में उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने और राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। आज की बड़ी खबर, उदय भान, कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है उसका अध्यक्ष, राहुल गांधी के इशारे पे AI समिट के दौरान जब पूरे विश्व की नजर भारत पे है, भारत का डंका पूरे विश्व पटल पर है, तब अपनी टी-शर्ट उतरवाना, नंगे हो जाना, जिससे कि भारत की छवि धूमिल हो, ये कर रहे थे। बताया जाता है इनकी गिरफ्तारी हुई और दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी न्यायालय से। अभी अभी न्यायालय का आदेश आया है। सारे तथ्यों को देखते हुए संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, इसको ध्यान में रखते हुए 4 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार कर ली है। आप भारत को नंगा करना चाहते थे राहुल गांधी जी, आज आप खुद राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। आप संविधान को दिखाते थे, कभी संविधान पढ़ते, कभी जानते उसकी मूल भावना क्या है, कभी समझते अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध, इसकी भी एक मर्यादा और सीमा होती है। सबसे पहले संविधान की प्रतिलिपि है, राहुल गांधी जी ने कभी पढ़ी नहीं। यह देश का दुर्भाग्य है, मैं पुनः कहूंगा कि भारत का नेता प्रतिपक्ष भारत की सबसे कमजोर कड़ी है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति भारत का नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी जी, ये केवल आपके लिए पढ़ रहा हूं, भारत का हर नागरिक इस संविधान का पालन करता है, उसे अपने जीवन में उतारता है, क्योंकि यही वो सूत्र है जो हर भारतीय को एक दूसरे से बांधता है। अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध करना, यह अनुच्छेद 19 में आता है। अनुच्छेद 19 कहता है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन आर्टिकल 19(2) का क्लॉज कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। यहां पब्लिक ऑर्डर की बात बिल्कुल थी। पूरे विश्व के हेड ऑफ स्टेट्स वहां थे। आप उस व्यवस्था को भंग करना चाहते थे, और भगवान ना करे अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती, तो यही राहुल गांधी चाहते थे कि जो भारत की छवि है उस पे भट्टा लगे, दाग लगे। लेकिन साधुवाद है दिल्ली पुलिस का, सुरक्षा कर्मियों का, उन्होंने इन सभी अराजक तत्वों को पकड़ा और कोई घटना ना घटे
यह सुनिश्चित किया। दूसरा, डिसेंसी। एआई समिट, पूरे विश्व की एआई समिट भारत में हो रही है। 20 राष्ट्र अध्यक्ष भारत में हैं। आपको विरोध करना था, डेजिग्नेटेड साइट्स है दिल्ली में, वहां जाके विरोध करते। स्थान, समय, क्या यही समय था? वो मुद्दा आप एआई समिट खत्म होने के बाद भी उठा सकते थे, पहले भी उठा सकते थे। ये संविधान है, इस संविधान की आपने शपथ ली है राहुल गांधी जी, और कलंक है आप भारतीय राजनीति पर, कलंक है आप। इतनी बड़ी एआई समिट जिसमें गुणवत्ता पे आंकें तो तमाम उपलब्धियां हैं। अगर किसी संस्था ने गलत किया, उसको उजागर करना और उपलब्धियों को दबाना, यह अपने आप में दिखाता है कि ये जो राजनीतिक नंगाई करी, इसके पीछे राहुल गांधी की मंशा ठीक नहीं है। लेकिन कानून के हाथ लंबे भी हैं और बहुत जल्द हर उस व्यक्ति के गिरेबान तक पहुंचेंगे जिसने भारत को बदनाम करने का प्रयास किया है, चाहे वो कोई भी हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास को गति देने के लिए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने अवसंरचना, डिजिटल कनेक्टिविटी, रेलवे आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन से जुड़े निर्णयों पर प्रकाश डाला। मंत्री ने कहा कि कैबिनेट के फैसले देश की आर्थिक प्रगति और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार पारदर्शिता और सुशासन के सिद्धांतों पर काम कर रही है तथा जनहित सर्वोपरि है। आज सेवा तीर्थ में प्रथम कैबिनेट बैठक हुई। इसमें सेवा संकल्प प्रस्ताव, जो कि भारत की विकास यात्रा में एक नया आरंभ है, ये प्रस्ताव यहाँ पर आज कैबिनेट में रिजॉल्व किया गया, स्वीकार किया गया। कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए आज, उसमें सबसे पहला फैसला लिया है केरला का नाम परिवर्तन करके केरलम। दूसरा, गोंदिया से जबलपुर रेलवे लाइन को डबल करने का। तीसरा, बिहार में पुनरक से किऊल 3rd और 4th लाइन रेलवे की। चौथा, गमरिया से चांदिल झारखंड में है 3rd और 4th लाइन। फिर श्रीनगर में नया इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल। अहमदाबाद मेट्रो का एक्सटेंशन। पावर सेक्टर के एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और रॉ जूट के एमएसपी का निर्णय लिया गया। आज पहली बैठक में 12,236 करोड़ रुपए के फैसले प्लस 2 बड़े पॉलिसी डिसीजंस और रेजोल्यूशन लिया गया। जब से भाषा के आधार पर राज्यों के डिलिमिटेशन हुए, राज्यों का निर्माण हुआ, तब से एक बड़ी डिमांड थी कि केरला का नाम केरलम होना चाहिए, जो कि मलयालम भाषा में केरलम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम केरलम होना चाहिए। ये बड़े लंबे टाइम से डिमांड रही है। इस डिमांड को आज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया और इसका एक पूरा प्रोसेस है जिसमें राज्य सरकार और राज्य की विधानसभा का भी बड़ा रोल है। तो राज्य की विधानसभा के अनुमति, उनके निर्णय और केंद्र सरकार के निर्णय और उसके बाद में पार्लियामेंट में इस पूरे निर्णय की प्रक्रिया रहेगी। आज इस फैसले के बाद में माननीय राष्ट्रपति जी केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 ये राज्य की विधानसभा के पास भेजेंगे, इसको आगे बढ़ाने के लिए, और उनके राज्य की विधानसभा के निर्णय के आने के बाद में भारत सरकार इसमें अगला स्टेप लेगी। पार्लियामेंट में जाएगा ये बिल, लेकिन राज्य की विधानसभा के अनुमति के बाद। साथियों, 3 रेलवे के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं और बहुत इम्पोर्टेंट कॉरिडोर्स को कैपेसिटी बढ़ाने के काम में है। पहला प्रोजेक्ट है जबलपुर से गोंदिया। जबलपुर से गोंदिया प्रोजेक्ट को हम अगर देखें तो
नॉर्थ में विशेषकर जो पूर्वांचल का एरिया आता है, प्रयागराज, बनारस, काशी और उसके बाद में बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड और मध्य प्रदेश का रीवांचल जो एरिया आता है अपना, इन सब का साउथ की तरफ जाने का जो रास्ता है, जबलपुर से गोंदिया का आज का ये प्रोजेक्ट लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। 231 किलोमीटर्स का है। टोटल 5,236 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा। महाराष्ट्र का गोंदिया जिला और मध्य प्रदेश का जबलपुर, मांडला, शिवनी, बालाघाट, इनमें से कई आदिवासी क्षेत्र भी हैं, विशेषकर मंडला, शिवनी और बालाघाट। इन सब में कनेक्टिविटी बहुत होगी। कुछ वाइल्ड लाइफ एरिया से भी जाता है, इसलिए इसमें स्पेशल प्रोविजन भी रखा गया है वाइल्ड लाइफ के लिए, अंडरपासेस का और फेंसिंग का। बहुत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ सहयोग के साथ ये प्लानिंग की गई है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने अपना 75वां स्थापना दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें कर्मचारियों, नियोक्ताओं और लाभार्थियों की सहभागिता रही। कार्यक्रम में ESIC की उपलब्धियों, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान पर प्रकाश डाला गया। अधिकारियों ने कहा कि पिछले वर्षों में ESIC ने अस्पतालों और औषधालयों के आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ESIC के 75वें स्थापना दिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने का अवसर मिला। दोस्तों, एक लंबी जर्नी 1952 में ESIC का स्थापना हुई। आज 74 इयर्स पूर्ण हुआ। 75th इयर्स में आज हमारी संस्था का प्रवेश हो रहा है। दोस्तों, इतनी लंबी जर्नी के दरमियान 1,20,000 लाभार्थी से प्रारंभ हुई संस्था आज 15 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सेवा दे रही है। एक डिस्पेंसरी से स्टार्ट हुई, हॉस्पिटल से स्टार्ट हुई, आज इस संस्था देश में 156 हॉस्पिटल, 17 मेडिकल कॉलेज और तकरीबन 1600 डिस्पेंसरी का एक विशाल नेटवर्क चला रहे हैं। व्यक्ति जैसे बड़ा हो जाता है, जब छोटे से बड़ा होते हैं, तब उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होती है, उसमें मैच्योरिटी आती है और वो समाज में, सोसाइटी में एक नागरिक के रूप में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। वैसे ही हमारी संस्था 75 साल की हुई। लॉन्ग एक्सपीरियंस से धीरे 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 कई बदलाव को लेके समय समय पर अपने स्वयं को बदलते बदलते इस मंजिल तक पहुंची है। आज जब मैं सभी को सम्मानित कर रहा था, मैं देख रहा था जिस हॉस्पिटल ने अच्छा काम करा है उसका सम्मान करा गया, जो एम्प्लॉयर्स है उसका भी
सम्मान करा गया, संस्था का सम्मान करा गया। मेडिकल कॉलेज जो अच्छी है उसको सम्मानित करा गया। NABL का स्टेटस कई हॉस्पिटल को मिला। जब कोई व्यक्ति का सम्मान होता है या तो कोई व्यक्ति सम्मान के अधिकारी तब होते हैं जब वो कुछ करते हैं, कुछ विशेष करते हैं, ताकि उसके प्रति ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि पड़ती है, तब जाके उसको सम्मानित करा जाता है। दोस्तों, कब भी किसी को जब आप सम्मानित करते हैं तब जिस व्यक्ति का सम्मान हो रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का सम्मान हो रहा है, उसका हौसला तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन उसको देख के कई लोगों को प्रेरणा मिलती है कि मैं भी ऐसे सम्मान के अधिकारी बनूं। उसके लिए और लोग प्रयासरत हो जाते हैं और अंतोगत्वा उसमें से कई लोग सफल भी हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर दौरे के दौरान मीडिया से विशेष संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार कर रही है। उन्होंने सिंगापुर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और पारदर्शी नीतिगत ढांचा उपलब्ध है। योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट सिटी, डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेस वे नेटवर्क और डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये दौरा भारत सिंगापुर संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं और 2029-30 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयास के क्रम में कल प्रातः ही मेरे साथ में एक बड़ा डेलीगेशन सिंगापुर और जापान की यात्रा के सिलसिले में यहाँ पर आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत ने पिछले 11 वर्षों के अंदर समग्र विकास के जिन क्षेत्रों में प्रगति की है, विकास की उन्हीं संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करने के पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर उन प्रयासों को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक में, सर्विस सेक्टर में, वेलफेयर के सेक्टर में काफ़ी अच्छी दिशा में एक प्रगति को आगे बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है इस बात को कि जो भारत की भी और प्रदेश की भी इमेज दुनिया के अंदर बहुत सकारात्मक रूप से लोग देख रहे हैं। मैं पिछले कल 2 दिनों से 100 से अधिक लोगों से हम लोग मिले हैं, जिनमें सिंगापुर के माननीय राष्ट्रपति जी से, सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, यहाँ के माननीय उप प्रधानमंत्री जी के साथ, यहाँ के माननीय होम मिनिस्टर के साथ, यहाँ के माननीय एनर्जी मिनिस्टर के साथ हमारी बहुत अच्छी सकारात्मक बातचीत हुई। इसके साथ ही यहाँ की जो प्रमुख फिनटेक कंपनियां हैं, इन सभी के चेयरमैन और सीईओज के साथ भी मेरी यहाँ बैठक हुई है और ये सभी सकारात्मक थी। इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में और यूपी के अंदर पहले से अपना इन्वेस्टमेंट कर भी रही हैं, जिनमें से देश का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे, उसके निर्माण में भी कुछ कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पर पहले से किया हुआ है। मुझे अच्छा लगा कि यूपी के बारे में लोगों की धारणा में 360 डिग्री का अंतर आया है। आज हर व्यक्ति, आप जिस भी इन्वेस्टर से बात करो, आज प्रातः काल से ही मैं देख रहा हूं कि हम लोगों ने यहाँ पे उन क्षेत्रों का भी दौरा किया जहां पर एक सामान्य लोगों को जाना बहुत कठिन होता है। जैसे बहुत शीघ्र आने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कार्गो की फैसिलिटी डेवलप करने और MRO विकसित करने के लिए जो कार्य होना है, सिंगापुर को उसमें दक्षता प्राप्त है। यहाँ के MRO को हम लोगों ने देखा है, यहाँ के कार्गो की फैसिलिटी को हमने देखा है। मेरे साथ डेलीगेशन से जुड़े हुए सभी लोग वहाँ पर गए थे
उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और वे सभी लोग उत्तर प्रदेश के साथ इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देने को तैयार हैं। एमआरओ भारत के एयरक्राफ्ट या दुनिया भर के एयरक्राफ्ट अपने मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग के लिए सिंगापुर आते हैं। ये सुविधा भारत में भी हो सकती है और उस सुविधा को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं जेवर में, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अपने उस क्षेत्र में। अच्छा लगा कि हर एक व्यक्ति पॉजिटिव भाव के साथ सोचता है और कितना उन लोगों ने होमवर्क भी करके रखा होता है पहले से ही और एक एक घटना पे नजर होती है। दुनिया कितनी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है कि आपके यहाँ क्या कुछ हो रहा है, ये सारी जानकारी उन लोगों के पास होती है और इसी का परिणाम है कि कल से अब तक जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें 60,000 करोड़ के MOU हमारी जो टीम है इन्वेस्ट यूपी के साथ में अब तक यहाँ पे संपन्न हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो मेहनत हुई है आज उसका प्रकाश और उसकी यश गाथा देश ही नहीं दुनिया के अंदर भी लोगों को सुनाई दे रही है। लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ यूपी के अंदर अपना निवेश करने के लिए एक सकारात्मक भाव के साथ सोचते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लुधियाना में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देते हुए सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। उन्होंने औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और किसानों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता बताया। मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि पंजाब और हरियाणा का रिश्ता ये कोई वैसा रिश्ता नहीं है। मैं लगातार इस बात को बोलता हूं कि ये रिश्ता हमारा पंजाब और हरियाणा का ये नाखून और उंगली का रिश्ता है। साथियों, आज भी साडा एक ही बेड़ा है, आज भी साडी छात एक ही है। परंतु मैं एक गल कहना चाहना मित्रों कि जो वायदे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने लोकां नाल कीते सी और जो वायदे आम आदमी पार्टी ने कीते सी उन सब वायदा नूं तो उन्होंने पीछे छड़ दिता। भ्रष्टाचार विच ज्यादा ये लिप्त हो गए सी। आज इन्हां नूं रस्ते रोकण दी जरूरत नहीं है। अगर ये पंजाब दे लोकां ने जे वायदे इन्होंने कीते सी उन वायदों नूं पूरा कर दे तो अज रस्ते रोकण दी आवश्यकता नहीं है। अब तां पंजाब दे लोकां ने मन बना लिया कि आने वाला जो समय है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का है। पंजाब सूबे नूं अगर कोई नंबर 1 आगे ले जा सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी इसको आगे ले जा सकता है। साथियों, अभी 1 साल पहले हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव थे। मैंने हरियाणा के लोगों से 217 वायदे किए थे। 217 वायदे मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। मैंने ये वायदा किया था। साथियों, जब मेरी सरकार बनी हरियाणा के अंदर आज बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है और ऊपर का पैसा उनके खातों में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारी सरकार ने ये वायदा किया हरियाणा के किसान के साथ। मैंने कहा था कि हम हरियाणा के किसान की फसल पूरी की पूरी MSP पर खरीदने का काम करेंगे। और साथियों, मैंने आकर के उस वायदे को भी पूरा कर दिया। आज हरियाणा के किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम अगर देश में कोई राज्य कर रहा है तो वो राज्य हरियाणा प्रदेश है। साथियों, और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
ही हम